जो ईमानदार हैं, जो होनहार हैं, जिन्होंने मेहनत की है लेकिन अभी भी बेरोजगार हैं, उनकी तकलीफ हमने न सिर्फ महसूस की बल्कि उस तकलीफ को इस कार्यक्रम में लगातार आपके सामने भी रखा है। अनामिका शुक्ला वो किरदार है जिसकी वजह से यूपी की शिक्षा व्यवस्था में लगा दीमक और उसका खोखला किया गया काम साफ साफ दिखाई दे रहा है। अनामिका एक ऐसी महिला है जो खुद बेरोजगार रही, उसे खुद नौकरी नहीं मिली, लेकिन उसके दस्तावेजों के बिना पर 25 छात्रों ने नौकरी हासिल कर ली। और हम बार बार कह रहे हैं कि यह टिप ऑफ द आइसबर्ग है शिक्षा विभाग की गड़बड़ियों का। इस मामले में तफ्तीश चल रही है, एसटीएफ को मामला दिया गया है और रोज नए नए सच सामने आ रहे हैं, वो सब हम आपको दिखा रहे हैं। आज भी मथुरा से एक फर्जी शिक्षक की गिरफ्तारी हुई है। उसने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सहायक शिक्षक की नौकरी हासिल कर ली थी। अब आप अंदाजा लगाइए कि ऐसे कितने होनहार बेरोजगार हैं जो इस सूबे में नौकरी की तलाश में भटक रहे हैं, लेकिन कुछ छात्रों ने उनकी जगह अनेकों नौकरियां हथिया रखी हैं। उनकी तकलीफ को समझते हुए हम लगातार उनकी पीड़ा कैसे कम हो, कैसे ये तमाम अड़चने उनके रोजगार हासिल करने की खत्म हो, इस पर चर्चा जारी रखे हुए हैं। और इससे पहले कि हम बात को आगे बढ़ाएं, आपको असली अनामिका शुक्ला की तकलीफ दिखाते हैं जो उनके पति बता रहे हैं। एक दिन वहाँ अकबरपुर से जहाँ उन्होंने बीएड किया था, दैनिक जागरण में एक लेख छपा, उसमें फ़ोटो छपा हुआ और वहाँ के प्रधानाचार्य जी जो थे उन्होंने कहा कि ये लड़की मेरे यहाँ की है और जो सेकंड प्रत लगी है वो मेरे सिग्नेचर से मैच नहीं करता है। तो और उसमें रोल नंबर दिया हुआ था, तो रोल नंबर जब हम लोगों ने पढ़ा पेपर में तो हम लोग हरकत में आए और तुरंत कदम उठाए कि हम अपने मूल अभिलेखों के साथ बेसिक शिक्षा अधिकारी के यहाँ उपस्थित हुए और अपने डॉक्यूमेंट उनको पर दिया और उनसे न्याय की गुहार लगाई कि हमें न्याय मिले। आज हमने बेसिक शिक्षा मंत्री से बात की और इसी तकलीफ पर उनकी टिप्पणी ली। कैसे रोकेंगे? नहीं, पहले तो एक जो ये अच्छा हुआ है, इसके कारण एक जो संदेह था, ऐसा लग रहा था कि अनामिका शुक्ला ही ने कोई इस तरह का फ्रॉड किया है, कई लोगों को अपने डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराए हैं। अब ये बात समझ में आ गई कि जो असली अनामिका शुक्ला है उसका कोई अभी तक की जो जानकारी है उसके आधार पर उसका कोई दोष नहीं है। उसने 5 जिलों में आवेदन तो अवश्य किया था लेकिन वो कहीं पर नौकरी करने नहीं जा पाई और उसके अभिलेखों का कहीं से उसके अभिलेख प्राप्त करके इस्तेमाल हुआ है। अभी ये जांच का विषय है कि अभिलेख कैसे मिला, किसने दिया, किसने उपलब्ध कराए, किसने इतना तो तय हो गया कि बाकी 9 जगहों पर जो अनामिका शुक्ला के नाम से अध्यापन कर रही थी वो सभी महिलाएं वो फर्जी थीं, वो अनामिका नहीं थीं। उसमें से एक कासगंज में पकड़ भी आई हैं। अन्य 8 जगहों पर जो नौकरी कर रही थी उनको एक कासगंज में पकड़ भी आई हैं। अन्य 8 जगहों पर जो नौकरी कर रही थी उनकी पुलिस तलाश कर रही है। वो पकड़ में आएंगी तो पूरी जांच होगी तो मामला सामने आएगा। लेकिन अनामिका शुक्ला के सामने आने से जो हमारी जांच का काम था वो थोड़ा आसान हुआ है। अब 69,000 शिक्षक भर्ती की बात कर लेते हैं। इस मामले में अभ्यर्थी सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। उन्होंने प्रदर्शन भी किया है प्रयागराज में, जौनपुर में, और कई अभ्यर्थी ऐसे हैं जो इस पूरी भर्ती में एमआरसी के विरोध में कोर्ट पहुंच गए हैं आज। इधर अमिताभ ठाकुर आईपीएस अधिकारी, उन्होंने भी तमाम दस्तावेजों के आधार पर इसी भर्ती के मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सीबीआई टेक्निकली सुपीरियर संस्था सभी लोग मानते हैं, चाहे हमारा यूपी पुलिस हो या पूरे देश की पुलिस हो, सब सीबीआई को श्रेष्ठतम संस्था मानती है। ये काफ़ी लंबे चौड़े पैमाने पर फैली हुई बात बताई जा रही है, तो जाहिर सी बात है इसमें सीबीआई के रिजल्ट बेहतर होंगे और लोगों को उस रिजल्ट पे बेहतर ज़्यादा भरोसा होगा। चूँकि एफआईआर दर्ज नहीं हुई तभी मुझे कोर्ट में इस संबंध में अर्जी देनी पड़ी। अमिताभ ठाकुर की एफआईआर दर्ज नहीं हुई। आप अंदाजा लगाइए कि ये मामला कितना गंभीर है। अगर उनके पास प्रमाण है तो उनकी एफआईआर दर्ज होनी चाहिए थी। वो खुद आईपीएस अधिकारी हैं उत्तर प्रदेश में। कमाल है। बहरहाल आइए अब चर्चा की शुरुआत करते हैं और इसके लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष शुक्ला, कांग्रेस के सीनियर लीडर अजय राय, शिक्षक भर्ती में पास अभ्यर्थी अमित पाल हमारे साथ जुड़ेंगे आगे, और शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका दर्ज करने वाले विवेक द्विवेदी और याचिकाकर्ता के वकील शिवेंदु ओझा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी का बहुत स्वागत हमारी इस चर्चा में। एबीपी गंगा पर राजनीति में मनीष शुक्ला हमारे साथ रूलिंग पार्टी के स्पोक्स पर्सन है, हमारे साथ है। मनीष, एक बार फिर से आपका स्वागत। ये जो तमाम दिनों से आप ये प्रकरण देख रहे हैं मनीष शुक्ला, मुझे मालूम है आप एक संवेदनशील व्यक्ति हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के अलावा, और आपका बैकग्राउंड भी ऐसा रहा है कि आप बेरोजगारों को, उनके संघर्ष को, नौकरी हासिल करने की उनकी जो जद्दोजहद है उत्तर प्रदेश में, उसको आप बखूबी जानते समझते हैं, आपने देखा और महसूस किया है। ये जो एक के बाद एक
प्रकरण सामने आ रहा है, पहले अनामिका शुक्ला से जुड़ा हुआ और उसके बाद 69,000 भर्ती में जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें धांधली की बात आ रही है। तो आपके मन में कितनी पीड़ा है और आप इसको खत्म करने के लिए क्या सोच रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से प्रदेश के नौजवानों को नौकरी मिले, ये हमारी भी इच्छा है और प्रदेश सरकार की भी इच्छा है। और अगर 69,000 की बात करें तो राजेंद्र जी, इसका लंबा इतिहास है। 2010 में राइट टू एजुकेशन लगने के पश्चात पूरे भारत में एक व्यवस्था लागू हुई कि ट्रेंड शिक्षक ही पढ़ाई कर सकता है, अध्यापन का काम कर सकता है। लेकिन उस समय उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्रों को ही ट्रेनिंग देके बिना टीईटी के सहायक अध्यापक बना दिया गया। कालांतर वो चैलेंज हुआ और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने पहले शिक्षा मित्रों को कहा कि नहीं पढ़ा सकते, फिर सर्वोच्च न्यायालय में मामला गया और जुलाई 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा कि सहायक अध्यापकों को, शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक नहीं माना जाएगा, उनको उनके मूल पद पर लौटाया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने संवेदनशीलता दिखाई, जो उनको 3,500 रुपये मानदेय था उसको 10,000 किया, कहा कि उनका परिवार कैसे चलेगा। साथ साथ सर्वोच्च न्यायालय की अपेक्षा थी कि खुली भर्ती की जाए। दो सत्रों में हम पहली बार 68,500 की भर्ती लेकर आए, जिसके अगेंस्ट भी एक दो बार मामला चैलेंज हुआ, लेकिन हमने 41,500 की नियुक्ति कर डाली जी। इसके पश्चात दूसरी भर्ती प्रक्रिया आरंभ हुई। 5 दिसंबर 2018 को 69,000 की भर्ती हमने ओपन की, जो 6 जनवरी 2019 को 6 जनवरी मनीष, वो कहानी हम लोग जानते हैं। बहुत सारे मामले कोर्ट में चक्कर लगा रहे हैं। अभी देखिए, आज भी 1-2 याचिकाएं पड़ गई हैं, प्रयागराज में अलग, लखनऊ बेंच में अलग। एक पक्ष कह रहा है कि सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों के हितों का ध्यान नहीं रखा गया, दूसरा वर्ग कह रहा है कि SC ST OBC के अभ्यर्थियों का ध्यान नहीं रखा गया। एक प्रयागराज हाईकोर्ट पहुंच गया, एक लखनऊ बेंच में पहुंच गया। मेरा सवाल मनीष आपसे ये है कि ये बार बार अड़चने क्यों आती हैं? कैसे पॉलिसी बनाते हैं आप लोग? कैसे भर्तियां शुरू करते हैं कि फंस जाती है? देखिए राजेंद्र जी, मैं जो बैकग्राउंड पे गया उसके लिए, बैकग्राउंड में मेरा जाने की वजह यही थी कि बैकग्राउंड समझना पड़ेगा। देखिए, जब हमने 68,500 को जब हम की भर्ती हमने ओपन की थी तो भी लोग कोर्ट गए थे। अंततः न्यायालय ने माना, 41,500 की नियुक्ति हुई। 69,000 वाले में भी 2 बार लोग कोर्ट गए। एक बार कट ऑफ मेरिट को लेके गए, जब 60% आरक्षित और 65% अनारक्षित लोगों के लिए जब मापदंड तय किया गया, मानक तय किया गया, तो भी लोग कोर्ट गए। उसमें एकल बेंच हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये गलत है। फिर हम डबल बेंच पे जब गए, जब सरकार डबल बेंच पे गई तो फिर उसको मानक को सही माना गया। फिर 8 मई को फिर स्टे हो गया क्योंकि सवाल गलत निकल गए मनीष भाई। माना तो उसका परीक्षा फल निकला नहीं। हाँ जी। अब जब गए हैं लोग तो उत्तर कुंजी को लेकर गए हैं, एकल बेंच में गए थे। एकल बेंच का निर्णय है कि UGC के विशेषज्ञ के एक पैनल से एक एफिडेविट आप हमको, अब ये नौबत आई क्यों मनीष भाई? मैं सवाल ये पूछ रहा हूं, हम चाहते हैं कि सवाल तो कोई बना रहा होगा ना, बुद्धिमान व्यक्ति जिसको बहुत सारी जानकारी होगी। भाई राजेंद्र जी, मैं यही कह रहा हूं कि हर परीक्षा के बाद इस तरह की समस्या आ रही है। हाँ। लेकिन उत्तर कुंजी को लेकर 12, देखिए जो कोर्ट का निर्णय है उसमें कोर्ट ने माना है कि आप एक विशेषज्ञ टीम पैनल के साथ आप हमको एफिडेविट दीजिए। हम सरकार डबल बेंच गई है, सुनवाई पूरी हो चुकी है, कभी भी निर्णय आ सकता है। एक बात। दूसरी बात, देखिए उत्तर कुंजी को लेकर गए हैं, उस पर निर्णय आ जाएगा, हमको पूरा भरोसा है। देखिए जो मामला प्रयागराज का है, हाँ। वो एक परीक्षा केंद्र का मामला है, न कि प्रक्रिया का मामला था। उसमें 11 गिरफ्तारी हमने कर दी है। हाँ। एक परीक्षा केंद्र में, प्रक्रिया में नहीं प्रॉब्लम थी, प्रक्रिया में नहीं चैलेंज हुआ था। तो हमको पूर्ण विश्वास है कि जो सरकार की मंशा है, धांधली की कोशिश की गई, पूरी हो। बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियो वायरल हो रहे हैं, ऑडियो वायरल हो रहे हैं। मैं अजय राय जी को चर्चा में लेके आता हूं। अजय राय साहब, आपको क्या लगता है? देखिए, ये कोई खाली ऐसा नहीं कि ये वर्तमान सरकार से हम सवाल पूछ रहे हैं। ये भर्ती की प्रक्रिया लटकने भटकने का मामला बहुत पुराना है। अब देखिए, इस 69,000 भर्ती में बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने मेहनत की, जो सफल भी हुए हैं, उनका भी कोई दोष नहीं है, लेकिन वो अटक गए, वो लटक गए, बहुत निराश है, उनकी निराशा समझी जा सकती है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गलत मार्ग का सहारा लिया, वो अभ्यर्थी भी सामने आए हैं, उनका काम नहीं हो पाया, अब वो पूरा रैकेट समझ में आ रहा है।
ये सारा मामला गड्ढमड्ढ है। जो सुनता है, जो देखता है, उसको लगता है ये हो क्या रहा है अजय राय साहब? देखिए राजेंद्र जी, फिर मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके इस चैनल ने इस भ्रष्टाचार को उजागर किया है और लगातार इसको आप चर्चा में बनाए। धन्यवाद सर। देखिए, लटकने भटकने की जो भी बात घुमाई जा रही हो, मैं समझता हूं कि अगर पूर्व की सरकार ने जो गलत काम किए थे या जो लोग उसमें शामिल थे, तो जनता ने उनको दरकिनार करके फिर इनको अवसर दिया काम करने का, भारतीय जनता पार्टी। क्योंकि उनसे लोग संतुष्ट नहीं थे, तभी तो उनको हटाया राजेंद्र जी। बिल्कुल आज इनको अवसर मिला तो निश्चित तौर से इनको जो भी पुरानी चीजें हैं उसको संज्ञान में लेते हुए और उस पर कार्रवाई करना और दृढ़ता के साथ, दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और केवल बड़ी बड़ी बात कर देना और लंबी चौड़ी बात करना नहीं है, और उस पर पूरी तन्मयता के साथ लगकर और उसमें पूरी एक विशेषज्ञों की टीम बनाकर उस पर काम करना चाहिए था, कार्रवाई करनी चाहिए थी। और जो लोग ऐसे लोग उसमें पहले से शामिल थे उनको निश्चित तौर से दंडित करना चाहिए था। एक बार अगर ये दंडित हो जाते तो मैं समझता हूं कि ये लटकाने और भटकाने वाली चीजें खत्म हो जाती, समाप्त हो जाती। आप ये कह रहे हैं अजय राय साहब कि आयरन हैंड का इस्तेमाल नहीं किया गया, डिसाइसिव नहीं हुआ, पॉलिसी जो बना रहे थे लोग, जो ये एग्जामिनेशन प्लान कर रहे थे, वो बहुत क्लियर नहीं थे, उनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं था, ये कहना चाह रहे हैं आप? बिल्कुल। तो सरकार जब बदली तो इन चीजों को बदलना चाहिए था। जो लोग उसमें पहले के लोग शामिल थे उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी राजेंद्र जी, और तब देखते चीजें अपने आप बदल जाती। आप ये केवल, और मैं समझता हूं कि चीजों को घुमाना और चीजें, और वो जैसे आपने कहा कि जो प्रश्न पत्र थे वो गलत बने, तो जो लोग उसमें थे लोग, अगर उनके ऊपर पहले से चिन्हित किया गया होता तो मैं समझता हूं कि चीजें काफी डर भय पैदा होता। और जैसा आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि केवल प्रयागराज का मामला है, आज आप जान रहे हैं हाईटेक मामला है, सारी चीजें व्हाट्सएप और बिल्कुल ठीक बात, सारी चीजें। हाँ। तो अभी तो एक जिले की बात ये खोली गई है, अभी तो कितनी जाएंगी, अनामिका एक आई है, अभी देखते हैं कितनी चीजें आएंगी। और मेरा ये मानना है कि इसकी जांच उच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीश से कराना चाहिए। आप जुडिशियल इंक्वायरी डिमांड कर रहे हैं अजय राय साहब? बिल्कुल, आप, मैं देख रहा हूं पहले दिन से आप न्यायिक जांच की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल, जुडिशियल इंक्वायरी जी, कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से न्यायिक जांच की मांग करती है। सिटिंग जज माननीय हाईकोर्ट के उनसे ये जांच कराई जाए। और जो लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं उनसे आप सहमत हैं? असहमत है सर? नहीं होगा, नहीं, मैं न्यायिक जांच की मांग चाहता हूं। कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से न्यायपालिका से चाहती है कि हाई कोर्ट के माननीय जज साहब से जांच कराई जाए, जिससे मैं समझता हूं कि अभ्यर्थी से लेकर और सभी लोग, जो भी लोग इसमें शामिल हैं, सब, क्योंकि हाई कोर्ट में ही मामला जा रहा है, सिंगल बेंच से डबल बेंच आप लेकर जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो अगर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा इसका, अच्छा ठीक है, संज्ञान लेकर, ठीक है, आप चाहते हैं कि कोई न्यायिक व्यक्ति जांच करेगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होगी और वो जो तथ्य सामने रखेगा उस पर सबको विश्वास होगा। ठीक है, ये बात क्रेडिबिलिटी की है राय साहब, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। बिल्कुल, माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग न्यायाधीश से जांच करानी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ विवेक द्विवेदी हैं और उनके वकील भी हैं। इन्होंने इस शिक्षक भर्ती के खिलाफ याचिका दाखिल की हुई है। विवेक, एक अभ्यर्थी के पहले तो आप ये बताइए कि आपने याचिका दाखिल किस बात पे की हुई है, बहुत संक्षेप में, और इस सारे मामले में सबसे बड़ी गड़बड़ी आप क्या देखते हैं इस भर्ती प्रक्रिया में? विवेक, मैंने क्वेश्चन के माध्यम से याचिका दायर की है, 4 से 5 क्वेश्चन हैं, संक्षेप में ये बताना चाहूंगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कहीं न कहीं ये आयोग की गलती थी, जिसके कारण 4 या 5 क्वेश्चन में मिस्टेक हुई। अच्छा। अगर ये 4-5 क्वेश्चन में नंबर मिल जाते तो योग्य अभ्यर्थियों का भला हो जाता और उनका सिलेक्शन सुनिश्चित हो जाता है। ये 69,000 में है। और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार विवेक, मेरा सवाल सुनिए, इस प्रश्न के अलावा विवेक, माध्यम से लोगों का, ठीक है, आप सुनिए, आप गलत प्रश्नों की बात कर रहे हैं, इसके अलावा क्या आपको भी डाउट है कि कोई रैकेट इन्वॉल्व है जो अलग अलग जिलों में लोगों की भर्ती कराने में, उनको अपॉइंटमेंट दिलवाने में और उनसे पैसे लेने में इन्वॉल्व रहा है, और उसने जिन लोगों के पैसे लिए हैं वो कामयाब हुए इस परीक्षा में? विवेक
जी बिल्कुल, आपकी बात एकदम सही है। जैसे अगर इलाहाबाद प्रयागराज में रैकेट इन्वॉल्व है, तो ऐसे कई जिले हैं जहां पर रैकेट इन्वॉल्व हैं सर। तो क्या होना चाहिए विवेक? मैं तो क्या कहता हूं सीबीआई कि जांच होनी चाहिए ताकि या जुडिशियल मामला इंक्वायरी एकदम होनी दूध चाहिए का दूध और विवेक? पानी का पानी हो जाए। सर मैं तो कहता हूं सीबीआई जांच भी होनी चाहिए सबसे पहले। सबसे पहले आप सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं? यस सर, सीबीआई जांच ही होनी चाहिए, यही बेहतर रहेगा सबके लिए। शिवेंदु ओझा वकील हैं आपके, वो बगल में बैठे हुए हैं। शिवेंदु, ये सारा मसला अब विश्वसनीयता का संकट लिए हुए है अपने आप में। ये पूरी परीक्षा, ये भर्ती, इसकी विश्वसनीयता भी अब सवाल के घेरे में है और ये ज्यादा खतरनाक बात है। शिवेंदु, कोर्ट में जो आपने पिटीशन दाखिल की है उस पर, और आज कोर्ट में एक और पिटीशन दाखिल हुई है सामान्य अभ्यर्थियों की, उसके बारे में क्या जानकारी दर्शकों को बताइए। जी देखिए, जो 69,000 वैकेंसी है, ये तो जब से आया है, उसके जब इन्होंने रिजल्ट जारी कर दिया उसके बाद से ही ये पूरे विवादित रह चुकी है। और मैं इसमें देखिए, मैं किसी सरकार को नहीं, क्योंकि जो सरकार आती है सब में कुछ ना कुछ खामियां निकलती हैं। मेरा सिर्फ इतना है कि जो पेपर बनाते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं, उनको ये ध्यान होना चाहिए कि क्वेश्चंस किस आधार पे बना रहे हैं। मैंने आपको कल के आपके कार्यक्रम मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था सर, बिल्कुल ठीक है, जिसमें मतलब कि जो क्वेश्चन आपके पहले के आ रहे हैं उसके भी मतलब आंसर्स, आप जो 2011 पीसीएस-जे में सवाल पूछे गए हुए हैं उसमें आप आंसर ही बदल करके आप जो बदले हुए आंसर हैं आप उसको सही मान ले रहे हैं। सर ये कैसे, मतलब क्या समय के अनुसार आंसर्स, सारे क्वेश्चन एक है बट आंसर्स उसके अपने आप बदल अलग अलग कैसे हो गए? मेरा सिर्फ यही है, इसलिए मैं इतना कहना चाहता हूं। जी बिल्कुल, जैसे एक के प्रवर्तक अगर गोरखनाथ आए हैं तो मस्तेनाथ उनके शिष्य हैं सर, कैसे हो सकता है? उसको आप 2020 के क्वेश्चंस में पुटअप करते हैं तो सर मस्तेनाथ कैसे हो सकते हैं, जबकि आपने 2016 में 11 में सेम क्वेश्चन में गोरखनाथ को माना है। ठीक बात है मनीष शुक्ला। मैं आपको एक चीज बता दूं, मेरे पास लखनऊ पीएनपी द्वारा, परीक्षा नियामक प्राधिकारी द्वारा, सर जी सर थैंक यू, परीक्षा नामक प्राधिकारी द्वारा जो कोर्ट में काउंटर लगाया गया, मेरे पास उसकी एक प्रति आई थी, हम लोग पढ़े, तो उसमें एक क्वेश्चन परिभाषा को लेकर के है। सर उसमें परिभाषा भी गलत है, जो ऑप्शन दिए हैं वो भी गलत है, और उसके बाद उसमें लगाए क्या है कि हम उन लोगों का ये देखते हैं कि मतलब कि ये तो सर यही सवाल बात हो गई कि हमें नहीं पता लेकिन हम जानना चाहते हैं कि आपको पता है कि नहीं सर। ठीक है शिवेंदु, मतलब कि परिभाषा आपने आंसर्स भी गलत दिए, सारी चीज दी, और परिभाषा किसी और का दिया हुआ। आ गई आपकी बात। ये तो आपने बहुत तीखा तंज कसा इस सारी प्रोसेस पर। मनीष शुक्ला, देखिए आप बात बहुत गंभीर है यहाँ पे, ये राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप से बहुत ऊपर की बात है मनीष। बात दरअसल विश्वसनीयता की है। एक परीक्षा कंडक्ट हुई, उसमें सवालों का जो आपने अभी देखा जो उसमें खामी है, शिवेंदु ओझा बता रहे हैं, और इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि मसला पॉलिटिकल मास्टर से अलग जो लोग परीक्षा करा रहे हैं वो कैसे करा रहे हैं, परीक्षा के क्या नियम बना रहे हैं, कैसे प्रश्न सेट कर रहे हैं, कैसे प्रोसेस आगे बढ़ रही है, ये सब सवाल के घेरे में है। तो क्यों नहीं जुडिशियल इंक्वायरी करा दी जाए? अजय राय जी की बात में क्या गलती है? बिल्कुल, मैं भी सहमत हूं। देखिए राजेंद्र जी, मांग तो किसी ने सीबीआई की किसी ने जुडिशियल इंक्वायरी की। अभी एक अभ्यर्थी बैठे हैं जो कोर्ट गए हैं, हमको लगता है कि, मुझे नहीं पता है कि इनके ही याचिका पर ये स्टे हुआ है उत्तर कुंजी का मामला, कि किसी और के याचिका पे हुआ है। विवेक जी, आपकी याचिका थी जिस पे स्टे हुआ है? नहीं, इनकी याचिका नहीं थी। विवेक, क्या आपकी याचिका थी? अच्छा, ऋषभ मिश्रा की याचिका थी। जी फिलहाल मनीष, उत्तर यस सर जी, उत्तर कुंजी को लेके एक स्टे आया है 3 जून को। माननीय न्यायालय ने यह अपेक्षा की है कि यूजीसी के पैनल की विशेषज्ञ पैनल से उत्तर कुंजी की जांच करा के एक एफिडेविट लेकर सरकार हमारे सामने आए। उस एकल बेंच के फैसले के खिलाफ हम डबल बेंच पे गए हैं। देखिए, प्रक्रियागत चीज़ों को चैलेंज किया है माननीय न्यायालय में, और न्यायालय में विचाराधीन है, तो उस पर टिप्पणी करना कि इनका चैलेंज सही है कि नहीं है, ये तो अभी न्यायालय का फैसला आ जाएगा। न्यायालय के फैसले के अनुसार सरकार उस पर आगे कदम बढ़ाएगी। क्योंकि ये पूरा मामला, जब हम इतिहास में गए थे, आपने कहा था कि हम लोग को पता है, इसीलिए हम गए थे कि 2010 से लेके आज तक सारे फैसले जो आए, कभी उच्च न्यायालय लखनऊ खंडपीठ के, कभी उच्च न्यायालय इलाहाबाद के, और कभी सर्वोच्च न्यायालय के, उसके आदेश के अनुसार ही सरकार ने निर्णय लिया है। देखिए,
जो इलाहाबाद के एक परीक्षा केंद्र का मामला है, 6 जनवरी को परीक्षा होती है। मई में एक विद्यार्थी का ये आता है कि हमसे पैसे की मांग की गई थी, फरवरी में मांग की गई थी। तो यानी फरवरी में अगर मांग की गई थी तो 6 जनवरी के जो परीक्षा हुई थी उस पर कोई सवाल पूरे परीक्षा प्रक्रिया पे नहीं सवाल खड़ा होता। एक परीक्षा केंद्र में जरूर गड़बड़ी मिली, 11 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, एसटीएफ को जांच सौंपी गई है, वो एक अलग विषय है। लेकिन प्रक्रिया का जहां तक सवाल है वो चैलेंज है, कोर्ट का स्टे है, हम डबल बेंच पे गए हैं, सरकार अपना पक्ष रख रही है। देखिए सरकार की नीति ये है कि तय समय में योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो और ये 2010 से लेकर 10 साल से जो लोग लटके पड़े हैं उनको अच्छा मनीष, अगर और प्रकरण सामने आ गए किसी रैकेट के इन्वॉल्व होने के, अभी तो देखिए एक व्यक्ति से पैसा लिया गया और वो मामला सामने आया, आपने लोगों को अरेस्ट किया और मालूम पड़ा कि उसमें कोई लेखपाल है, कोई डॉक्टर है, कोई कॉलेज चलाता है। मान लीजिए कि ऐसे और रैकेट सामने आए और आपको और नए तथ्य पता चले तो आप क्या करेंगे? देखिए एसटीएफ की जांच हो रही है, जो लोग भी आएंगे उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई की जाएगी और जो भी विधिक स्टेप होंगे उठाए जाएंगे। लेकिन अभी ये काल्पनिक सवाल है, इस पे अब जिम्मेदारी पूर्वक जवाब देना अभी इस फोरम पर उचित नहीं है। लेकिन एक बात निश्चित है कि देखिए मैं भी इलाहाबाद विश्वविद्यालय की छात्र राजनीति से आया हूँ, मुझे भी पता है कि विभिन्न स्टेप पे जो मुकदमे होते हैं उसके क्या क्या कारण होते हैं, ये आइडिया मुझे है। लेकिन चूंकि मामला न्यायालय ने स्टे किया है तो उस पर कोई टिप्पणी अभी उचित नहीं है। हाँ, हमारी नीयत और नीति साफ है कि हम बेरोजगारों को नौकरी देना चाहते हैं, योग्य शिक्षकों को देना चाहते हैं, माननीय न्यायालय के जो आदेश है उसके आलोक में देना चाहते हैं। चलिए, आप सभी का बहुत धन्यवाद, इतना ही समय था। आप सभी लोगों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और मनीष जिस नीयत की बात कर रहे हैं वो नीयत और वो नीति सफल हो, बेरोजगार जो होनहार हैं, जो ईमानदार हैं, उनकी पीड़ा खत्म हो, भर्ती की प्रक्रिया जल्दी से जल्दी संपन्न हो लेकिन पारदर्शी तरीके से, उसकी विश्वसनीयता बरकरार रहे। फिर अनामिका शुक्ला नाम का कोई प्रकरण इस प्रदेश में ना आए, ये आखिरी प्रकरण हो जिसमें उनके नाम पर 25 लोग फर्जी दस्तावेजों पे नौकरी पा जाएं। हम तो सिर्फ ये इच्छा कर सकते हैं, हम तो सिर्फ ये अपेक्षा कर सकते हैं। ये करना व्यवस्था को है, ये सुनिश्चित करना व्यवस्था को है और व्यवस्था को ये भी सुनिश्चित करना है कि जो तमाम भर्तियां अटकी भटकी लटकी पड़ी हैं अलग अलग कारणों से, वो भी जल्दी से जल्दी पूरी हों। आप सभी दर्शकों का राजनीति देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।